हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम करने वाले हैं जो इशू ऑफ शेयर्स का पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, पूरा कंसेप्ट है, वो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जिसमें मैं आपको अकाउंटिंग एंट्रीज भी बताऊंगा, एक क्वेश्चन वगैरह भी कुछ सोल्व करवाऊंगा और साथ में आपको इसका सारा कंसेप्ट भी बताऊंगा जो आपका अकाउंटिंग सब्जेक्ट में होता है। ये वीडियो सभी के लिए, चाहे कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, चाहे किसी और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, क्लास 11-12 में भी इशू ऑफ शेयर का है, सीए, इंटर, फाउंडेशन, इन सब में भी शेयर का कंसेप्ट है। अगर कोई भी देखना चाहे, कोई भी इस वीडियो को देख सकता है, सभी के लिए ये एप्लीकेबल है, यूजफुल वीडियो रहेगी। तो बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं ये सारा कंसेप्ट। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले आता है आपका शेयर होता क्या है, मीनिंग ऑफ शेयर। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अ शेयर मीन्स अ शेयर ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। जो कंपनीज के ऊपर एक्ट लगता है वो लगता है कंपनीज एक्ट 2013। उसका जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 है उसके अकॉर्डिंग शेयर का मतलब क्या होता है, किसी भी कंपनी की जो टोटल शेयर कैपिटल होती है उसमें एक हिस्सा, उसे हम कहते हैं शेयर। और इसमें हम स्टॉक को भी इंक्लूड करते हैं। इट अपियर्स दैट वेयर एवर द वर्ड शेयर इज यूज्ड इन कंपनीज एक्ट 2013 इट वुड invariably include stock as well. Simply we can say a share is a unit in which share capital is divided। और हम इजिली क्या कह सकते हैं, शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल को जब हम डिवाइड कर देते हैं तो जो उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है, मतलब जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, उसे कहा जाता है शेयर। अब अगर नेचर ऑफ शेयर, शेयर का नेचर क्या होता है, तो अ शेयर इज अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल एंड प्रोवाइड फॉर ओनरशिप इन दी कंपनी। जो शेयर होता है वो कंपनी की ओनरशिप का एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, जो कि जो भी वो उस पर्सन शेयर का होल्डर होता है उसके पास उस कंपनी की उतनी फ्रैक्शनल वैल्यू की ओनरशिप हो जाती है। द पर्सन हु होल्ड द शेयर इन देयर नेम आर शेयर होल्डर इन दी कंपनी। जो भी पर्सन शेयर खरीद के रखता है या जिसके पास भी कंपनी का शेयर होता है उसे शेयर होल्डर कहा जाता है। Thus a share in company means a definite portion of the share capital of the company। तो शेयर क्या होता है, एक डिफाइनेट, मतलब आपको पता होता है कि इतना कंपनी का कैपिटल का टोटल पोर्शन का इतना हिस्सा आपके पास है। In other word of justice farewell, a share is interest of the shareholder in the company measured by sum of money for the purpose of liability in the first place and of dividend in the second। क्या बोला गया है, जो जस्टिस फेयरवेल थे उनके अकॉर्डिंग शेयर क्या है, शेयर है जो शेयर होल्डर है उनका इंटरेस्ट कंपनी में, जिसे हम मॉनेटरी वैल्यू में कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि एक लाइबिलिटी होता है कंपनी के लिए, और उसके बदले कंपनी शेयर होल्डर को क्या देती है, डिविडेंड देती है। द नेचर ऑफ शेयर में भी समराइज्ड है, ये आपको समरी दे रखी है एक तरीके से। शेयर गिव सम राइट एंड लाइबिलिटी टू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के पास कुछ राइट आते हैं और कुछ लाइबिलिटीज भी आती हैं। शेयर होल्डर इज नॉट अ पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी और इट्स प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। ये बोला है, शेयर होल्डर क्या ना उस एक कंपनी का पार्ट ओनर नहीं होता है, बल्कि वो उसकी पूरी लाइफ के लिए ही एक तरीके से उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है अगर वो उसे सेल नहीं करता है। शेयर इज अ गुड्स। शेयर को हम गुड्स में इंक्लूड करते हैं। शेयर इज मूवेबल प्रॉपर्टी। शेयर है वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। शेयर इज ट्रांसफरेबल इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। और शेयर्स को हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है। अब शेयर और स्टॉक में क्या डिफरेंस होता है, हमने ऊपर पढ़ा कि शेयर शेयर कैपिटल होती है कंपनी की। कंपनी की शेयर कैपिटल का एक पार्ट शेयर कहलाता है और उसमें हम स्टॉक को भी इंक्लूड करते हैं। तो स्टॉक होता क्या है, तो इन कंपनीज एक्ट 1956 द डेफिनेशन ऑफ शेयर कंटेन एडिशनल वर्ड except where a distinction between stock and share is express or implied, but Companies Act 2013 has deleted this word. Hence, a distinction between stock and share of academic interest. The term stock refers to set of fully paid up share in a bundle। क्या बोला गया है, जो कंपनीज एक्ट इससे पुराना वाला था 1956 का, उसमें स्टॉक और शेयर्स के बीच में डिफरेंस बता रखा था, स्टॉक को शेयर्स में इंक्लूड नहीं कर रखा था। लेकिन जो कंपनीज एक्ट 2013 वाला आया है उसने इस डिफरेंस को खत्म कर दिया, उस वर्ड को डिलीट कर दिया है और स्टॉक को शेयर्स ही मान लिया गया है। ये बोला गया है स्टॉक को शेयर्स में इंक्लूड करा जाएगा। अब स्टॉक होता क्या है, तो जो टोटल पेड अप कैपिटल होती है ना कंपनी की, उसको जब हम एक कुछ ग्रुप्स में बना दे, उनका कुछ बंडल बना दे, तो उन बंडल्स को कहा जाता है स्टॉक। The stock refers to a set of fully paid up share in a bundle. Stock is therefore the capital in the form of fund which may be divided into desired amount for distinction between stock and share. This क्या बोला गया है, तो स्टॉक वही होता है जो हमारी टोटल शेयर कैपिटल जितनी भी होती है कंपनी की, उसे जब उसके कुछ बंडल्स बना दिए जाते हैं, ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, तो उन्हें स्टॉक कहा जाता है। अब देखिए शेयर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग शेयर्स को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर।
सबसे पहले बताया गया है प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर एज द फॉलोइंग टू राइट्स और प्रिविलेज। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनके पास दो राइट होते हैं। क्या? नंबर 1, राइट टू रिसीव डिविडेंड एट अ गिवन रेट और फिक्स्ड अमाउंट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर। पहला राइट क्या होता है प्रेफरेंस शेयर वालों के पास कि उन्हें फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, जो कि उन्हें पहले ही बता दिया जाता है। मतलब प्रेफरेंस शेयर वालों को पता होता है कि उन्हें कितने % डिविडेंड मिलेगा। अब उसके अकॉर्डिंग उनकी अमाउंट ये फिक्स्ड हो जाती है कि इतने % आपको डिविडेंड मिलेगा और इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलेगा। नेक्स्ट आता है अ राइट टू रिपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी बिफोर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर इज पेड। सेकंड राइट क्या आता है? जब भी कंपनी का वाउंड अप होगा, मतलब कंपनी बंद होगी, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों की शेयर कैपिटल वापस करी जाएगी, ना कि पहले इक्विटी वालों की। सबसे पहले प्रेफरेंस, उसके बाद फिर अगर बचती है तो इक्विटी वालों को उनकी कैपिटल दी जाएगी। In addition to these two rights, a preference share may carry some other rights too. Hence, there are more types of preference share, namely. अब ये तो दो मेन राइट हो गए जो सभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी काफी सारे राइट्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर वालों के पास। उसके बेसिस पर हमने इन प्रेफरेंस शेयर्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। द डिविडेंड ऑन दिस शेयर इज एक्यूमुलेटेड अंटिल इट इज पेड। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? वो प्रेफरेंस शेयर जिन पर डिविडेंड इकट्ठा होता रहता है। अगर किसी ईयर में कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो उसका डिविडेंड कैलकुलेट होकर इकट्ठा हो जाएगा, और जब भी आगे चल के नेक्स्ट ईयर में कंपनी के पास या नेक्स्ट से नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट होगा तो फिर वो उसे पिछला वाला डिविडेंड भी दिया जाएगा। वो कहलाते हैं आपके क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। If profit earned in a particular year or number of years are not sufficient to pay dividend, annual dividend, the arrear of such dividend are carried forward and paid in any subsequent year before any dividend is paid to equity shareholder। वही चीज है सेम जो मैंने आपको बताई कि इकट्ठा होता रहता है और आगे चल के जब भी प्रॉफिट होगा कंपनी का तब उन्हें डिविडेंड दिया जाएगा। ऑल प्रेफरेंस शेयर्स आर क्यूमुलेटिव अनलेस एक्सप्रेसली स्टेटेड टू नॉन क्यूमुलेटिव। नेक्स्ट आते हैं आपके नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो जब क्यूमुलेटिव आपने ये पढ़ लिया तो नॉन क्यूमुलेटिव कौन से हो जाएंगे? जिन पर डिविडेंड इकट्ठा नहीं होता है वो कहलाते हैं आपके नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो डिविडेंड इज पेएबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर इफ नो प्रॉफिट आर अवेलेबल राइट टू डिविडेंड इज गुन। क्या बोला गया है? डिविडेंड से प्रॉफिट में से दिए जाएंगे, और अगर क्या होता है आपका किसी ईयर में प्रॉफिट नहीं होता है तो फिर उस ईयर का डिविडेंड वहीं खत्म हो जाता है, उससे आगे अब उनका वो डिविडेंड इकट्ठा नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड टाइप, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। तो इन एडिशन टू बेसिक प्रेफरेंशियल राइट इट ऑल्सो कैरी द राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट लेफ्ट पेमेंट आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर। क्या बोला गया है? पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं? अगर मान लीजिए कंपनी ने डिविडेंड दिया, प्रेफरेंस शेयर्स को भी दे दिया, इक्विटी शेयर होल्डर को भी दे दिया, उसके बाद कंपनी के पास फिर भी कुछ प्रॉफिट बच जाता है, तो फिर इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास राइट होता है कि वो कंपनी से और कह सकें कि अब पहले हमें भी डिविडेंड दो अगर आप इक्विटी शेयर को और देना चाहते हो। इन वाइंडिंग अप राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस एसेट लेफ्ट ओवर बोथ द प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर हैव बीन पेड इन फुल। और क्या राइट होता है कि अगर वाइंडिंग अप के टाइम पर मतलब कंपनी बंद होने जा रही है और कंपनी ने प्रेफरेंस वालों को उनकी कैपिटल दे दी, इक्विटी वालों को उनकी कैपिटल दे दी, अगर इसके बाद भी कंपनी के पास कुछ पैसा बचता है तो ये प्रेफरेंस शेयर मांग सकते हैं कि हमें भी इसमें से हिस्सा चाहिए। सेकंड आता है नॉन पार्टिसिपेटिव शेयर। तो जिसमें ना तो डिविडेंड से रिलेटेड ना ही किसी एसेट से रिलेटेड कोई राइट हो प्रेफरेंस शेयर्स वालों के पास, उन्हें कहा जाता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। फिर आते हैं आपके कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। वो प्रेफरेंस शेयर जिन्हें हम आगे चलकर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकें वो कहलाते हैं आपके कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। उसके अलावा नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर तो वो शेयर जो कि आगे चलकर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होंगे, उन्हें कहा जाता है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। फिर आता है आपका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। वो प्रेफरेंस शेयर जिन्हें हम आगे चलकर रिडीम हो सकते हैं, वो मतलब उन्हें उनकी पेमेंट दी जाएगी, एक फिक्स्ड पीरियड के लिए वो इशू किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। वहीं दूसरे टाइप के होते हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जो कि शेयर आप रिडीम नहीं कर सकते, प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं किए जा सकते। और कंपनीज एक्ट 2013 में रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, ये हो गया आपका सारा प्रेफरेंस शेयर के बारे में। फिर आता है आपका इक्विटी शेयर क्या होते हैं। तो इक्विटी शेयर आर ऑफ टू टाइप्स। इक्विटी शेयर दो टाइप के होते हैं। इक्विटी शेयर इशूड बाय कंपनी लिमिटेड बाय शेयर टू पब्लिक और इट्स मेंबर सेक्शन 43, और स्वेट इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर वो सभी शेयर जो कि प्रेफरेंस शेयर नहीं होते हैं वो सारे इक्विटी शेयर कहलाते हैं। अब इक्विटी शेयर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं जो कंपनी जनरल पब्लिक को इशू करती है और दूसरे टाइप के होते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। तो इन सभी के बारे में पढ़ना है। तो सेक्शन 43 स्टेट दैट एन इक्विटी शेयर इज अ शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर। वो शेयर जो कि प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो इक्विटी शेयर कहलाते हैं। अकॉर्डिंगली एन इक्विटी शेयर डज नॉट एंजॉय एनी स्पेशल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो इसका मतलब ये हो गया कि इक्विटी शेयर वालों के पास ना तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड कोई राइट होता है जैसा कि प्रेफरेंस वालों के पास होता है, और ना ही कोई
रिपेमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड राइट होता है, जैसा कि प्रेफरेंस वालों के पास होता है। द मेन फीचर ऑफ इक्विटी शेयर में बी समराइज्ड एज, इनके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो नंबर 1, इक्विटी शेयर डू नॉट एंजॉय एनी स्पेशल राइट रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड से रिलेटेड कोई राइट नहीं होता। नो एश्योरेंस ऑफ फिक्स्ड डिविडेंड, इनका डिविडेंड भी फिक्स्ड ही नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर के पास राइट होता है कि वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सके। इक्विटी शेयर होल्डर आर लास्ट क्लेमेंट टू द कैपिटल टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, अगर कंपनी का वाइंड अप होता है तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उन्हें सबसे लास्ट में पेमेंट दी जाती है, सभी चीज सेटल करने के बाद। फिर आता है इफ कंपनी इज प्रॉफिटेबल देयर इज अ चांस ऑफ रिफंड ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, अगर कंपनी के पास प्रॉफिट होता है तो फिर उनके पास चांस होता है कि उनको कैपिटल का रिफंड मिल जाएगा। सच शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, और जो इक्विटी शेयर होते हैं उन्हें हम डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। तो देखिए दोस्तों, यहां तक आपका सारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट खत्म हो गया है। शेयर्स के बारे में मैंने आपको सभी चीजें बता दी हैं, क्या क्या होता है शेयर और क्या ये सारी चीजें होती हैं। अब हमें देखना है आगे का कंसेप्ट जो कि है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ शेयर। तो देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ शेयर में हमारे पास सबसे पहले शेयर को इशू कैसे कर सकते हैं। तो हम शेयर्स को दो तरीके से इशू कर सकते हैं, इशू ऑफ शेयर एट पार और इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। पार और प्रीमियम का क्या मतलब होता है, जब शेयर को जितनी वैल्यू का शेयर है उसी अमाउंट पर इशू कर दिया जाए वो कहलाता है इशू ऑफ शेयर्स एट पार। और प्रीमियम का क्या मतलब होता है कि जब हम शेयर्स को जितनी उसकी वैल्यू है उससे ज्यादा अमाउंट पर इशू करते हैं तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है उसे कहा जाता है प्रीमियम, और इस प्रोसेस को कहा जाता है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। अब देखिए इशू ऑफ शेयर्स एट पार फॉर कैश पेमेंट, जब हम कैश के लिए इंस्टॉलमेंट में शेयर को इशू करते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। व्हेन अ शेयर इशूड एट नॉमिनल और फेस वैल्यू इट इज एन इशू ऑफ शेयर एट पार, जब हम उसे जितनी वैल्यू का है उस वैल्यू को कहा जाता है फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू शेयर की। अब अगर उसी अमाउंट पर हम इशू करते हैं तो उसे कहा जाता है इशू एट पार। और शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू 100 इशूड एट 100, जब 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में इशू कर दिया जाए। दस द पार वैल्यू ऑफ शेयर इज इट्स फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, तो जो ये 100 रुपए की पार वैल्यू है इसे ही हम नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू भी कहते हैं। इन केस नॉमिनल वैल्यू और पार वैल्यू इज पेएबल इन इंस्टॉलमेंट, द इन्वेस्टर परचेज ऑफ शेयर हैव टू पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी। अब जब कंपनी ये अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है तो जो शेयर खरीद रहा है, होल्ड करने वाला है शेयर को, वो इस अमाउंट को कई तरीकों से पे करता है। पहले उसे एप्लीकेशन मनी देनी होती है, फिर अलॉटमेंट मनी देनी होती है और फिर कॉल मनी देनी होती है। आप सभी ने ये सारी चीजें अपनी 11th-12th में पढ़ रखी होंगी, अगर आप किसी हायर लेवल पे हैं, और अगर अभी आप स्टार्टिंग में ही 11th-12th में देख रहे हैं तो ये आपको समझ में आनी चाहिए। अब आएगा अकाउंटिंग एंट्रीज क्या क्या होती हैं। तो जब कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिलती है, मतलब जो शेयर खरीद रहा है वो एप्लीकेशन मनी देता है, तो उसके लिए क्या होता है एप्लीकेशन मनी। पहले तो ये समझा देता हूं मैं आपको होती क्या है। तो एज नोटेड अबव द इन्वेस्टर वुड फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिपॉजिट द सेम विद कंपनी इटसेल्फ और कंपनीज बैंकर अलोंग विद रिक्वायर्ड अमाउंट। क्या होता है, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उसके साथ वो एक एप्लीकेशन फॉर्म निकालती है, तो जो भी उसे खरीदना चाहता है उसे वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होता है, उसमें अपनी सारी डिटेल देनी होती है, और साथ में कुछ कंपनी फीस चार्ज करती है, अमाउंट बताती है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इतनी अमाउंट देनी होगी। तो जो उस फॉर्म के साथ अमाउंट दी जाती है उसे कहा जाता है एप्लीकेशन मनी। इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड विद एप्लीकेशन मनी पर शेयर। इसे निकाला कैसे जा सकता है, जितने शेयर के लिए कोई शेयर होल्डर अप्लाई कर रहा है उसको जब हम जितनी एप्लीकेशन मनी पर शेयर मांगी है कंपनी ने उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास एप्लीकेशन मनी आ जाती है। जनरल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, इसके लिए एक नया अकाउंट खोला जाता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उसकी एंट्री ये हो जाती है, बैंक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं क्योंकि अमाउंट आता है टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट अकाउंट, और अमाउंट क्या आती है, वही जितनी आपने अमाउंट पे करी होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ चीज अटेंशन नोट दिया है। द शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट सिंस इट रिप्रेजेंट दोज इन्वेस्टर हु हैव अप्लाइड फॉर शेयर। तो जो ये शेयर का एप्लीकेशन अकाउंट होता है इसे हम पर्सनल अकाउंट मानते हैं, और पर्सनल अकाउंट का आपका नेचर पता ही है, क्रेडिट डेबिट द गिवर क्रेडिट द रिसीवर, वो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो हमें मिलती है तो हम उन्हें क्रेडिट कर देते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। उसके अलावा और नोट दिया है, वेयर शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी कंसिस्ट ऑफ बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस द कंपनी विल हैव टू ओपन सेपरेट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एप्लीकेशन अकाउंट। क्या बोला गया है, अगर कंपनी के पास दोनों टाइप के शेयर हैं, इक्विटी शेयर भी है प्रेफरेंस शेयर भी है, तो कंपनी को दोनों अकाउंट खोलने पड़ेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट भी और प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट भी अलग अलग। ठीक है, ये तो हो गया आपका जो आपको एप्लीकेशन मनी मिली। अब उसके बाद क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो आपका मनी मिली है उसे आप शेयर कैपिटल में जब ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए एंट्री क्या होती है, देखिए आपको सारा पढ़ने का है, थ्योरेटिकल उसे मैं नहीं समझा रहा हूँ।
मैं आपको एंट्री बता देता हूँ। इसकी एंट्री होती है, अब जब आपको मिली थी तो आपने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करा था, अब इसे डेबिट करना पड़ेगा और आपको इस अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर करना है, शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट वाइज सेम अमाउंट जितनी आप ट्रांसफर कर रहे हैं। इसमें भी एक नोट है, देखिए, इट मस्ट बी नोटेड दैट सेपरेट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट ओपन फॉर रिस्पेक्टिव इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। वही सेम है कि जैसे हमने एप्लीकेशन के लिए अलग अलग अकाउंट खोले थे, वैसे ही हमें शेयर कैपिटल का भी अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल का अलग और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अलग। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ एक्सिस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स अलॉटमेंट। अब कई बार क्या होता है, जब शेयर जितने अप्लाई करें उससे कम अलॉट किए जाते हैं, आगे आपका कंसेप्ट आएगा, तो उसमें क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन पे आपको मनी ज़्यादा मिल जाती है, उतनी आपको नहीं चाहिए होती है एप्लीकेशन के लिए, तो उसे आप एडजस्ट करते हैं जो अपनी नेक्स्ट कॉल होती है जिसे हम अलॉटमेंट कहते हैं, उसके अगेंस्ट। इसकी एंट्री होती है आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर आता है आपका रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी। अब अगर आपको फिर भी अलॉटमेंट भी मीट आउट हो गई है और आपने कुछ ऐसे शेयर रख लिए हैं जिन्हें आप शेयर्स अलॉट ही नहीं करना चाहते हैं, ऐसी एप्लीकेशन है, तो आपको उनके अमाउंट को वापस करना पड़ेगा। और जब आप पैसे वापस करते हैं तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, जिसे आपने क्रेडिट करा था उसे डेबिट करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर फिर आप इसके अलावा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताया आपको कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, मान लीजिए आपने किसी से 10 रुपए का शेयर है, उस पर 5 रुपए मंगाए हैं, लेकिन उस पर्सन के पास अगर अभी अवेलेबल है फंड, तो वो क्या करता है, पूरी अमाउंट आपको अभी दे देता है, 10 के 10 रुपए या कितने भी वो एक्स्ट्रा दे देता है एडवांस में एज आ, तो उसे कहा जाता है कॉल इन एडवांस। तो अगर आप एडवांस में आपके पास मनी आ जाती है तो उसको आपको उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा। उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट। फिर आएगा अलॉटमेंट मनी बिकम ड्यू। अब आपकी एप्लीकेशन आ गई, आपने उनमें से सिलेक्ट कर लिया, उन्हें शेयर अलॉट कर दिए। अब नेक्स्ट आती है आपके पास क्या, अब उसकी सेकंड वाली जो कॉल जिसे हम कहते हैं अलॉटमेंट, वो ड्यू होगी, तो उसकी अमाउंट ड्यू होने के लिए क्या एंट्री होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जब ये ड्यू हो जाती है तो इसमें एक नोट दिया है, द शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। सेम वही जैसे एप्लीकेशन का ट्रीटमेंट था, वही इस अकाउंट का भी ट्रीटमेंट होगा। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई थी, अब कंपनी को अलॉटमेंट मनी मिलेगी, तो जब कंपनी को अलॉटमेंट मनी मिलेगी तो बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, जिसे आपने अभी ऊपर डेबिट कर दिया था। नेक्स्ट है आपका कॉल्स ऑन शेयर। अब पहली जो अमाउंट मंगवाती है कंपनी उसे कहा जाता है एप्लीकेशन, उसके बाद भी अगर पूरी नहीं आती तो वो होती है अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट के बाद भी कोई अमाउंट बच जाती है अगर कंपनी को मनानी है, तो फिर वो कॉल्स के फॉर्म में मंगाती है, ठीक है। तो अब देखिए, इन कॉल्स को मंगाने के लिए क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, सबसे पहले कॉल मनी ड्यू होती है, जैसे अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई थी वैसी कॉल मनी ड्यू होगी, तो उसकी एंट्री होती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद जब वही कॉल मनी आपको मिलती है तो सेम वही एंट्री, जैसे कि बैंक में पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और उस आप ऊपर आपने जैसे डेबिट करा था तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। इसमें भी देखिए एक अटेंशन दिया है, द फोरगोइंग टू एंट्रीज एंड बी आर रिपीटेड सब्सिक्वेंट कॉल एंड इज सेकंड कॉल एंड थर्ड कॉल फाइनल कॉल एंड सो ऑन। अब बस क्या चेंज होगा, आगे जितनी भी कॉल कंपनी मंगाएगी यही सेम एंट्री होंगी, बस जो ये फर्स्ट लिखा है उसकी जगह सेकंड हो जाएगा, सेकंड लिखा है उसकी जगह थर्ड हो जाएगा, ये चेंजेस आते जाएंगे, बाकी यही एंट्रीज आपकी चलती जाएंगी। एक चीज होती है आपकी कॉल्स इन अरियर। तो कॉल्स इन अरियर क्या होता है, जैसे आपको कॉल्स इन एडवांस मिलता है, मतलब अगर किसी के पास ज्यादा पैसा होता है तो फिर वो उतनी अमाउंट आपको पहले ही दे देता है, जब वो ड्यू नहीं मंगाई होती है कंपनी ने फिर भी वो दे देता है पर्सन, तो उसे तो कहा जाता है कॉल्स इन एडवांस। वहीं अगर क्या हो जाए, कंपनी ने अमाउंट मंगाई है लेकिन किसी के पास पैसा नहीं है, तो फिर वो अमाउंट पे नहीं कर पाता है, तो वो हो जाती है आपकी कॉल्स इन अरियर, मतलब एक तरीके से आउटस्टैंडिंग कॉल। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको करना होता है कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, या फिर जिस भी कॉल पर अमाउंट ड्यू मतलब आपको नहीं मिल पाई है वो वाली अकाउंट को आपको क्रेडिट करना होगा। जैसे इसमें दोनों लिख रखा है, दोनों नहीं आते हैं, कोई एक आता है, इसमें लिखा है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फाइनल कॉल, जितनी भी आपकी अमाउंट ड्यू हुई है वो आपको एंट्री करनी होती है। फिर आता है आपका इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। अब अगर कोई पर्सन आपको पैसा पहले दे रहा है या कोई आपको नहीं दे पा रहा, लेट पैसा दे रहा है, तो उसके लिए आपको उस पर इंटरेस्ट तो चार्ज करेंगी कंपनी। अब कंपनी ने कॉल इन एरियर का मतलब जो पर्सन आपको पैसा नहीं दे पाया उससे कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो उसका आपको रेट बताया हुआ है 10% पर एनम तक का इंटरेस्ट आप उससे चार्ज कर सकते हैं, ठीक है।
ये हो गया। अब ये इंटरेस्ट जो कंपनी चार्ज करेगी उसके लिए कंपनी एंट्री करेगी। अब क्या है एंट्री, देखिए जनरल एंट्री इसकी बताइए, द व्हेन द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स अरियर बिकम ड्यू, जब इंटरेस्ट ड्यू होता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट, या फिर आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट। फिर जब ये इंटरेस्ट आपको मिलेगा तो बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा क्योंकि पैसा आएगा, उसके बाद आपने ऊपर जिसको भी डेबिट करा होगा उसको आपको नीचे क्रेडिट करना पड़ेगा इन दोनों में से। और फिर उसके बाद जब आपको इंटरेस्ट मिला है तो आपका फायदा हुआ है। अब आप एक तरीके से आपका इनकम है, इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट हुआ है क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिला है, तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट, जिसे आपने यहाँ पर ये ऊपर क्रेडिट करा था ये वाला, वो डेबिट करेंगे। और कहाँ ट्रांसफर करेंगे, आपका प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। फिर आता है आपका कॉल्स इन एडवांस। अब जैसे आपको कॉल्स इन अरियर में इंटरेस्ट दिया है आपने, आपको वैसे ही कॉल्स इन एडवांस में भी पहले तो आपको मिलेगा और आपको फिर उस पर इंटरेस्ट भी देना होगा। तो देखिए कॉल्स इन एडवांस के लिए आपको इसमें एंट्री बताई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट। ये आपको जब कॉल्स इन एडवांस में पैसा मिलेगा, अब जब आप इस कॉल्स इन एडवांस के जब भी इसकी अमाउंट ड्यू होगी इसकी रिस्पेक्टिव कॉल पर, तब आपको इसको उस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री हो जाती है कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, वो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। और जिस भी कॉल की अमाउंट थी है, जैसे कि फर्स्ट कॉल की थी आपको अलॉटमेंट पे मिल गई, या सेकंड कॉल की थी आपको अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल पे मिल गई, तो फिर जब आपकी वो वाली सेकंड या फर्स्ट कॉल जो भी है वो ड्यू होगी उस टाइम पर आपको इसमें से ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसकी एंट्री है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू रिलेवेंट कॉल अकाउंट क्रेडिट। बाकी सर आपका, अब आपको इस पर जो कॉल्स इन एडवांस है आपको इस पर भी इंटरेस्ट देना होगा। जैसे आपने कॉल्स इन अरियर पर लिया था अगर इंटरेस्ट, तो अगर अब आपको किसी ने पैसा एक्स्ट्रा दे दिया है तो आपको उस पर्सन को इंटरेस्ट देना होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितना दिया जाता है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग 12% पर एनम का इंटरेस्ट दिया जाता है। अब इसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। देखिए क्या होता है, जब आप उसे पे करते हैं पर्सन को, जितना जो जिसने आपको पैसा एक्स्ट्रा दे दिया उसे जब आप पे करते हैं इंटरेस्ट, तो आपकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि आपके बैंक से पैसा जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर आपने अभी तक पे नहीं करा है तो आपको क्या एंट्री करनी होती है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू जिस भी कॉल पर है, या तो आप उसे आउटस्टैंडिंग करके दिखा दें या फिर शेयर होल्डर के अकाउंट में दिखा दें, वो अकाउंट हो जाता है क्रेडिट। उसके बाद आपको ये ट्रांसफर करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, ये आपका लॉस होता है एक तरीके से, तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट। ये हो गया आपका सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब आएगा फुल पेमेंट इन वन इंस्टॉलमेंट। ये हमने देखा था अभी तक कि अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाती है, मतलब तोड़ तोड़ के पैसा मंगाती है शेयर का, लेकिन अब कंपनी ये भी तो कह सकती है कि हमें सारा पैसा एक बार में चाहिए। तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होता है, इसे कहा जाता है ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर लमसम पेमेंट। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखिए, जब आप कंपनी को पैसा मिलता है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पूरा जब आपको मनी मिलती है तो आप ये पूरा अकाउंट ओपन करते हैं, एक शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, उसे क्रेडिट कर देते हैं। उसके बाद जब इसकी क्या होती है, अलॉट करते हो आप शेयर, तो उसकी क्या एंट्री होती है, जो आपने ये शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करा क्रेडिट करा था उसे डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल अकाउंट में इसके अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद क्या है, अगर कुछ आप शेयर अलॉट नहीं करते हैं, जिन्होंने अप्लाई करा उन्हें आप शेयर अलॉट नहीं करना चाहते हैं, तो आपको उनका पैसा वापस देना होता है। और पैसा वापस देने के लिए आपको क्या एंट्री करनी पड़ती है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये हो गया आपका शेयर इशू करने का सारा कंसेप्ट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका अंडर सब्सक्रिप्शन का। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मतलब जब कंपनी ने जितनी एप्लीकेशन मंगाई है, मतलब जितने शेयर्स ऑफर करे हैं उससे कम शेयर्स सब्सक्राइब करे पब्लिक, मतलब पब्लिक उनके लिए कम अप्लाई करे, तो वो कहलाता है आपका कंसेप्ट ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। व्हेन नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज लेस देन नंबर ऑफ शेयर ऑफर, जितने ऑफर करे हैं उससे सब्सक्राइब वाले कम है, अप्लाई वाले कम है, वो कहलाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। द इशू इज टर्म्ड एज अंडर सब्सक्राइब्ड। जैसे कि सरोज लिमिटेड ने ऑफर करे थे 10,50,000 शेयर, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ अप्लाई करा 9,20,000 के लिए, तो इसे अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। इन दिस टू द कंपनी मस्ट रेज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन बिफोर इट प्रोसीड टू अलॉट द शेयर। तो एक लिमिट होती है, अगर उतनी लिमिट तक भी अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो चल जाता है, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा कम हो जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन तो कंपनी को अलाउ नहीं होता है कि वो शेयर अलॉट करे।
उसी का उल्टा होता है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। और अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता था, जितना ऑफर करा है और अप्लाई वाले, तो अप्लाई वाला कम होता था, ऑफर वाली अमाउंट ज्यादा होती थी। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन में उल्टा होता है, कंपनी ने ऑफर कम करे लेकिन अप्लाई लोगों ने ज्यादा कर दिया, तो वो कहलाता है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। व्हेन द नंबर ऑफ शेयर अप्लाई इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर टू पब्लिक, the issue is said to be oversubscribed. In such situation, director allot share on reasonable basis. The procedure adopted may be outlined as under. तो अब ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, जो डायरेक्टर्स होते हैं, मतलब जो मैनेजमेंट होता है कंपनी का, उस पर डिपेंड करता है कि वो शेयर्स कैसे अलॉट करेगी। तो यहाँ पर कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि पहला तरीका है टू रिजेक्ट सम एप्लीकेशन बिकॉज सम टेक्निकल डिफेक्ट, इनसफिशिएंट एप्लीकेशन एंड अलॉट इन फुल टू अदर एप्लीकेंट। क्या करना चाहिए, पहला तरीका है कि जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन जितनी आई है उन्हें सबको रिजेक्ट कर दो, सिर्फ जितने आपको अलॉट करने हैं उतनों को रख लो। सेकंड होता है टू मेक प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होती है, मतलब हम कुछ बेसिस पर, जैसे कि मान लीजिए किसी ने 10 शेयर के लिए अप्लाई करा, तो हम 10 वाले को 8 ही शेयर अलॉट करते हैं, लेकिन जितनी भी एप्लीकेशन आई है सभी को अलॉट कर दें, उस वो कहलाता है आपका प्रोराटा। तो ये प्रोराटा के बेसिस पर किया जाता है, जिसमें सभी को शेयर्स भी मिल जाते हैं, कोई रहता भी नहीं है, और सभी को जितने शेयर कंपनी ने ऑफर करे थे उतने में ही काम हो जाता है। कुछ कम अमाउंट कर देते हैं हम जितने के लिए अप्लाई करा है उससे, लेकिन देते सबको है। थर्ड होता है एक्सेप्टेंस और अलॉटमेंट ऑफ सब एप्लीकेशन इन फुल और सम इन प्रोराटा। और तीसरा तरीका होता है कि कुछ को तो हम पूरे जितने अप्लाई करे उन्होंने उतने दे दिया, और कुछ को दे दिया प्रोराटा बेसिस पर। मतलब मान लीजिए टोटल 100 शेयर मांगे थे कंपनी ने, एप्लीकेशन आ गई 120 की, तो अब कंपनी उसमें से क्या कर सकती है, आधों को तो अगर कंपनी चाहे तो पूरे अलॉट कर दे, और आधों को कह दे कि आपको इतने वालों को इतने मिलेंगे, आधे प्रोराटा बेसिस पर। अब देखिए प्रोराटा के बेसिस में फॉर्मूला होता है प्रोराटा कैलकुलेट करने का, तो टोटल नंबर जितने अलॉट करे हैं वो अपॉन में टोटल नंबर अप्लाइड जितने अप्लाई करे हैं, और उसके बाद नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय एप्लीकेंट। अब देखिए मान लीजिए कंपनी ने 1 लाख शेयर के लिए ऑफर दिया, और वो सब्सक्राइब एप्लीकेशन कितनी आ गई, 2 लाख शेयर की आ गई। अब उनमें से एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने 10,000 के लिए अप्लाई करा था, तो प्रोराटा में उसे कितने मिलेंगे ये निकालना है। तो मान लीजिए कंपनी ने ऑफर करा था कितने के लिए आपका, ये 1 लाख के लिए, एप्लीकेशन आई कितने की, 2 लाख की। अब एक शेयर होल्डर है जिसने करा था कितने के लिए अप्लाई करा है 10,000 के लिए, तो उसे कितने मिलेंगे ये करना है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, जितने के लिए टोटल एप्लीकेशन आई है वो ऊपर, ऑफर कंपनी ने कितने करे थे 1 लाख, 1 मिनट ये नहीं, कंपनी ने ऑफर करे थे 1 लाख, एप्लीकेशन आई है 2 लाख की, और जिसने अप्लाई करे थे उसने करा 10,000 के लिए, तो उसे हम क्या कर देंगे फिर कंपनी के बेसिस पर 5,000 शेयर्स अप्लाई अलॉट कर दिए जाएंगे। तो ये एक तरीके से प्रोराटा हो गया 1:2 के रेशियो में। मतलब हमने जितने उसने कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि जितने जिसने करे हैं उसको हाफ शेयर्स अलॉट करेंगे, तो हमारी एप्लीकेशन पूरी हो जाएंगी। तो ये हो जाता है आपका प्रोराटा बेसिस, ठीक है। अब देखिए इलस्ट्रेशन आई है हमारे पास, पहली इलस्ट्रेशन, इसके तरीके इस इलस्ट्रेशन से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जितने भी अभी तक हमने करे हैं। किससे बेसिस है, फुल सब्सक्राइब है, अभी ये वो वाली सिचुएशन है जब जो शेयर्स हैं वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड है। तो मोनिका लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल, ये दिया आपको 5 लाख इक्विटी शेयर की 100 ईच। इट इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर एट par payable as under on application 25 allotment 35 फर्स्ट कॉल 20 और सेकंड कॉल 20। तो ये आपका क्वेश्चन है फुल सब्सक्राइब का और इंस्टॉलमेंट वाला, ठीक है। तो इसमें क्या है, मोनिका लिमिटेड के पास टोटल शेयर कैपिटल है कि कितने की, ऑथराइज है उसे कि वो 5 लाख शेयर इशू कर सकती है, लेकिन कंपनी ने इशू कितने करे हैं, 2 लाख करे हैं। तो आपको इसको ही ध्यान में रखना है 2 लाख को। अब उस 2 लाख की पैसे कंपनी ने कैसे कैसे मंगाए हैं, एप्लीकेशन पर 25 रुपए, 35 रुपए अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर 20 रुपए और फाइनल कॉल पर 20 रुपए। तो ये आपका टोटल 100 रुपीज का शेयर हो गया। ऑल शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड अमाउंट डुली रिसीव्ड पास, जनरल एंट्री पास करनी है हमें। तो देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन की अमाउंट रिसीव करेंगे, उसकी एंट्री हो गई आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट 50 लाख रुपीज आया। 50 लाख कैसे आया, टोटल कंपनी ने देखिए कितने इशू करे थे, 2 लाख शेयर इशू करे थे, और एप्लीकेशन पर अमाउंट थी 25, तो 25 इंटू 2 लाख आपका आ गया 50 लाख का। उसके बाद अब कंपनी ने जो एप्लीकेशन की अमाउंट रिसीव हुई है उनको शेयर्स अलॉट करे जाएंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो गया डेबिट, जिसे आपने ऊपर क्रेडिट करा था वो नीचे आके डेबिट हो गया, और आपने कहां ट्रांसफर कर दी इसके अमाउंट को, शेयर कैपिटल अकाउंट में 50 लाख से। ये हो गई एंट्री फर्स्ट। उसके बाद आपकी अलॉटमेंट की अमाउंट ड्यू होगी, तो अलॉटमेंट की अमाउंट ड्यू करने के लिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही मैंने एंट्री बताई थी 70 लाख रुपीज कैसे,
35 अलॉटमेंट पर मंगाए हैं, 2 लाख शेयर हैं, तो ये 35 इंटू 2 आपका 70 लाख हो गया। उसके अलावा आप अगर चाहें तो इसकी एक कंबाइन एंट्री भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। अब अगर आपको इसकी कंबाइन एंट्री करने को बोला जाए तो आप किस किस को कंबाइन कर सकते हैं, ये वाली जो आपने ये सेकंड वाली एंट्री करी है और ये थर्ड वाली करी है, इन दोनों को एक करके ये तीसरी एंट्री बन जाएगी, ठीक है। फिर आएगी उसकी आपकी अलॉटमेंट की अमाउंट रिसीव होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 70 लाख रुपीज से। फिर आपकी नेक्स्ट एंट्री होगी क्या, जो फर्स्ट कॉल की अमाउंट ड्यू होगी, तो शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40 लाख। उसके बाद आपकी फर्स्ट कॉल की अमाउंट रिसीव होगी बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल 40 लाख। फिर उसके बाद आपकी सेकंड कॉल की अमाउंट ड्यू होगी, शेयर सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40 लाख। और उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, जो आपको अमाउंट रिसीव हो गई 40 लाख की, ठीक है। इनके साथ में आपको नरेशन सबकी लिखनी पड़ेगी। नरेशन होती है ये वाली जो लाइन होती है नीचे, ये आपको सब में लिखनी पड़ेगी, तो जो जो इसमें लिखी है वैसी आप बनाकर अपने आप से लिख सकते हैं। अमाउंट आपको पता लगी गई होंगी, सबको तरफ शेयर से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इशू ऑफ सिक्योरिटीज एट प्रीमियम। मतलब जब हम सिक्योरिटीज को प्रीमियम पर इशू करते हैं, प्रीमियम पर इशू करने का मतलब क्या होता है, जितनी उसकी फेस वैल्यू है उससे ज्यादा अमाउंट पर जब हम उन्हें इशू करते हैं, तो द प्रीमियम इज एन अमाउंट इन एक्सिस ऑफ नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू। फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू से जो भी अमाउंट ज्यादा है वो कहलाती है आपकी प्रीमियम। और द प्रीमियम वुड बी क्रेडिटेड टू अ सेपरेट अकाउंट। जब भी हमें कोई प्रीमियम मिलती है सिक्योरिटीज पर, तो उसे हम एक अलग अकाउंट में डालते हैं जिसका नाम होता है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और इस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जो भी आप अमाउंट ट्रांसफर करते हैं उसे आप 6 जगह पर ही यूज कर सकते हैं, जो कि कंपनीज एक्ट ने बता रखी है। उसके अलावा उसमें जो भी पैसा होगा वो आप कहीं और यूज नहीं कर सकते। अब वो छह नहीं सॉरी 5 जगह हैं, 5 प्लेसेस हैं जहां पर बता रखा है। अब देखिए 5 कौन कौन सी हैं। सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट बताता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ कहाँ आप यूटिलाइज कर सकते हैं। नंबर 1, इन इशूइंग ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। जब आपको कंपनी को बोनस शेयर देना चाहती है कंपनी, तो ये जो एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में अमाउंट होती है उसे यूटिलाइज कर सकती है। उसके अलावा इन राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मतलब कंपनी फॉर्म होने से पहले जो भी खर्चे होते हैं उन सभी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए कंपनी एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अमाउंट को यूज कर सकती है। उसके अलावा इन राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इशू ऑफ डिबेंचर और कंपनी। अगर कंपनी ने कोई डिबेंचर वगैरह इशू करे हैं और उस पर कंपनी ने या तो डिबेंचर पे डिस्काउंट दिया है या फिर कमीशन पेड करा है जिसने डिबेंचर अलॉट करवाए हैं, तो वो अमाउंट को यहाँ से ले सकती है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से। उसके अलावा इन प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेएबल ऑन रिडीम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। अगर कोई प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर हैं जो कि प्रीमियम पर रिडीम हो रहे हैं, आपको आगे चल के अभी पता लगेगा, वैसे आपको पता होगा प्रीमियम पर रिडीम होने का मतलब क्या है। मतलब जितने पर हमने उनसे लिए थे उससे ज्यादा अमाउंट हमें उन्हें वापस करते समय पे करनी है, तो वो जो प्रीमियम की अमाउंट होती है वो एसपीआर से ली जा सकती है। उसके अलावा टू बाई बैक आउन शेयर ऑफ आउन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज। उसके अलावा अगर कंपनी अपनी ही सिक्योरिटीज को दोबारा बाईबैक करना चाहती है तो कंपनी इसमें से वो अमाउंट को यूज कर सकती है, ठीक है। अब देखिए इसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। जनरल एंट्री क्या होती है प्रीमियम की, तो व्हेन प्रीमियम इज पेएबल विद एप्लीकेशन। अगर हमें एप्लीकेशन मनी के साथ प्रीमियम मिलते हैं तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद जब शेयर हम अलॉट करते हैं तब इस प्रीमियम को हम एसपीआर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो इसकी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन। जो ये आपने क्रेडिट करा था ऊपर अभी, इसे आप डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल में अमाउंट जाएगी जो फेस वैल्यू है, और एसपीआर अकाउंट में अमाउंट जाएगी जो भी प्रीमियम की अमाउंट है उसके। बस आपको ये फिर केस एग्जांपल दे रखा है। सपोज द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट पर 60 रुपए मिलने थे जिसमें से आपके 25 रुपए प्रीमियम के थे, तो देखिए इसकी एंट्री क्या हुई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। मतलब पूरे 60 रुपए मिले हैं शेयर अलॉटमेंट पे। अब उसमें से आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में कितनी गई, 35 रुपए गए, क्योंकि 25 रुपए तो इस 60 में से प्रीमियम के हैं, 60 में से 25 रुपीज प्रीमियम के हैं, तो आपके बचते हैं 35 रुपीज। तो 35 रुपीज हो गई फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू चली गई आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट में, और टू एसपीआर अकाउंट में गई 25 रुपीज जो कि आपकी प्रीमियम के अमाउंट है। अब है कि व्हेन अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इज रिसीव्ड इट शुड क्रेडिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इससे पहले ये इन्होंने उल्टा कर दिया है, इससे पहले वाली ये एंट्री आनी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद जब शेयर अलॉटमेंट को आप ट्रांसफर करें, नहीं नहीं सही है, ठीक है, हाँ ठीक है, वो एप्लीकेशन पे मैंने कर दिया।
अलॉटमेंट की पहले ये अमाउंट ड्यू हुई है, अब ये अमाउंट ड्यू हो गई, उसके बाद आपको जो अमाउंट रिसीव हुई है वो ये वाली अमाउंट आ गई, ठीक है। बाकी आपको ये एग्जांपल ही दे रखे हैं, देखिए एक एग्जांपल इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, एग्जांपल से आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। द वेलनेस कंपनी लिमिटेड इशूड 25,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25% पर शेयर। एप्लीकेशन पर 25 रुपीज मिल रहे हैं, अलॉटमेंट पर 75 रुपीज मिल रहे हैं, जिसमें आपकी प्रीमियम भी है और बैलेंस अभी कंपनी ने मंगाया नहीं है। द कंपनी want to allotment on 10th March, show general entry recording the above transaction, allotment money was received on 25 March। डेट दी गई है, आपको डेट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले 1 मार्च को कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 6,25,000 की। 6,25,000 कैसे आया? 25,000 शेयर और 25 रुपीज की अमाउंट थी, तो मल्टीप्लाई करोगे 6,25,000 आ जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन अमाउंट को आप कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6,25,000 से। उसके बाद आप शेयर वो अलॉटमेंट की अमाउंट ड्यू होगी, तो अलॉटमेंट के अमाउंट में आपका प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू एसपीआर अकाउंट। अब देखिए इसमें जो ये अलॉटमेंट की अमाउंट हैगी, ये हैगी आपकी 75 रुपीज, लेकिन इसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब इसमें प्रीमियम पहले से है। तो प्रीमियम है कितना? 25 रुपीज का प्रीमियम है, तो 75 में से अगर आप 25 माइनस करते हैं तो आपके पास बचता है अमाउंट 50 रुपीज का, मतलब 50 रुपए फेस वैल्यू है और 25 रुपए का प्रीमियम है। तो देखिए अब जब आप 50 को 25 से जितने शेयर थे उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 इंटू 5 आएगा आपका 12,50,000, वो आपकी जाएगी कैपिटल अकाउंट में। बाकी जो आपकी 25 रुपीज की प्रीमियम है उसे 25,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6,25,000 ये जाएगा आपका एसपीआर अकाउंट में, और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका पूरा 18,75,000 से। अब यह अमाउंट आपको मिलेगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 18,75,000। इसके अलावा ये आपको एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दे रखा है, ये रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है जो हैगा वो हैगा इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। तो एट डिस्काउंट मींस एट प्राइस लेस देन नॉमिनल वैल्यू। डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाता है? जब कंपनी चाहती है कि जितनी उसकी फेस वैल्यू है शेयर की, उससे भी कम अमाउंट पर हम उसे इशू कर दें, तो वो कहलाता है आपका इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। दस व्हेन द कंपनी इशू शेयर एट प्राइस विच इज लेस देन फेस वैल्यू इज सेड टू बी शेयर हैज बीन इशूड एट डिस्काउंट। तो द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर रिप्रेजेंट द एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ओवर इशू प्राइस, where the shares are issued at price lower than market price but not below the nominal value of shares, such issue not an issue at discount। अब देखिए क्या होता है, कंपनी तो चाहती है कि हम शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू करें, लेकिन जो कंपनीज एक्ट है वो इसे अलाउ नहीं करता है। देखिए प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, तो सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट प्रोहिबिट द इशू ऑफ शेयर्स अदर देन शेयर इक्विटी शेयर एट डिस्काउंट। कंपनी सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर जो अपने एम्प्लॉइज को शेयर इशू करती है कंपनी, वो डिस्काउंट पर इशू कर सकती है, उसके अलावा और किसी भी टाइप के शेयर कंपनी डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। एक्सेप्ट प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54 अ कंपनी नॉट इशू शेयर एट डिस्काउंट एनी शेयर इशूड बाय कंपनी एट डिस्काउंट प्राइस शैल बी वॉइड। अगर कंपनी कोई भी शेयर डिस्काउंट पर इशू करती है तो वो आपका वॉइड हो जाता है। बस इतना ही कंसेप्ट है, इसकी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता क्योंकि ये अलाउड ही नहीं है कंपनीज को। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये जो इशू ऑफ शेयर्स वाला कंसेप्ट है वो फिनिश हो जाता है। इसके अलावा इस कंसेप्ट में और कुछ भी नहीं है, ये इशू खत्म हुआ है, लेकिन अभी आपका काफी सारा कंसेप्ट इस शेयर से रिलेटेड बाकी है, डिबेंचर भी है आपका, इसमें सारी चीजें हैं, तो वो सारा डिस्कस करेंगे अब हम आगे की नेक्स्ट वीडियोज में। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस टाइप के और कंटेंट के लिए वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।